बिहार पुलिस 20 जुलाई 2025 के क्वेश्चन पेपर जैसे बिल्कुल हूबहू प्रश्नों को आज इस सेशन में हम कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 16 जुलाई 2025 को लिया गया है, उसी पैटर्न पर, उसी तर्ज पर आधारित हम लोग 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को 20 जुलाई 2025 बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा और प्रयास करिए आप कम से कम 70 नंबर लाने का इसमें। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, इसको जब पूरा लगा लीजिएगा तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 20 जुलाई 2025 के क्वेश्चन पेपर जैसे प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। देखिए, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 16 जुलाई 2025 को लिया गया था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी तर्ज पर हम लोग आज इस सेशन में प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश, यानी कि हजार झीलों की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इसको एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो देखिए, हजार झीलों की भूमि से किस देश को जाना जाता है, तो फ्रेंड्स ये फिनलैंड है। ठीक है ना, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश फिनलैंड है। अच्छा, बिहार पुलिस में ही एक प्रश्न पूछा गया था पिछले साल कि कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र है। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, एक प्रश्न और बिहार के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो देखिए शिलोंग जो है ना, शिलोंग को भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा, शिलोंग मेघालय की राजधानी है। ठीक है ना। अच्छा, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा के नाम से म्यांमार को जाना जाता है। ठीक है ना। अच्छा, भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो भूटान को जाना जाता है। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना, आपको ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, तो जमुना कहा जाता है। ठीक है ना, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। क्लियर है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न बताइएगा कि किस देश को यूरोप का प्लेग्राउंड कहा जाता है, यानी कि किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। आंसर ज़रा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार इसमें से कौन सा है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार, तो अगर बात करें तो भारत में सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार जो है, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। ठीक है ना, परमवीर चक्र, ध्यान रखना है इसको। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है। वीरभूमि, वीरभूमि किसकी समाधि है, तो देखिए वीरभूमि जो है ये राजीव गांधी जी की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजीव गांधी। अच्छा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, शक्ति स्थल जो है ना, ये इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। विजय घाट जो है ना, विजय घाट, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम है। तो इसे भी आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं।
सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं? तो फ्रेंड्स ये जो है ये कृति हैं किसकी? तो मुंशी प्रेमचंद जी की। तो यहाँ पर देखेंगे मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। देखिए, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। ये प्रश्न बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। कबीरदास के उपदेशों का जो संकलन है ये बीजक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बीजक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि दिलवाड़ा के मंदिर एक उदाहरण है। दिलवाड़ा में जैन मंदिर है और यह किस शैली का उदाहरण है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ना, ये नागर शैली का एक उदाहरण है, नागर शैली का, ठीक है ना। नागर शैली का उदाहरण है और यह मंदिर राजस्थान में पड़ता है। सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में यह स्थित है, ठीक है। और दिलवाड़ा मुख्यतः जो है दिलवाड़ा मंदिर, यह मुख्यतः 5 मंदिरों का समूह है। उसके बाद चलिए देखिएगा, पूछा गया है कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, दिवस से बहुत सारे प्रश्न बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, ठीक है ना। तो देखिए विज्ञान दिवस यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसी दिन डॉक्टर CB रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था। तो यहाँ पर देखिए 28 फरवरी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य शैली डोली कुनिथा, याद रखिएगा नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नृत्य शैली डोलू कुनिथा, तो फ्रेंड्स ये कहाँ से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो कर्नाटक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP तय करने की जिम्मेदारी जो है यह कृषि लागत और मूल्य आयोग की है। पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था। इसकी स्थापना किया गया था 1965 में और यह भारत सरकार की विकेंद्रित एजेंसी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो है ना, ये आपका माउंट पिरिनी है, यानी कि पिरिनी पर्वत है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सामान्य रूप से मुद्रा नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य क्या है? देखिए इकोनॉमिक्स से ढेर सारे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। तो देखिए सामान्य रूप से मॉनेटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो इसका प्रधान लक्ष्य मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना है तथा इस मुद्रा नीति के संचालन की जिम्मेदारी RBI को है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। और रिजर्व बैंक के अभी गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, ठीक है। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। उसके बाद देखिए गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आसान प्रश्न है, बता दीजिएगा। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये बुक महात्मा गांधी जी ने ही लिखा है। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं उसकी मेज़बानी किया था? तो भारत ने 2010 में नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था उसकी मेज़बानी किया था। तो 2010 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंड्स बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए संगम साहित्य जो है ना ये तमिल में लिखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर तमिल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल? संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात किया जा रहा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है केवल। तो फ्रेंड्स ये संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा संसद के द्वारा। अच्छा, मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में है भारतीय संविधान के और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका जो है उल्लेख किया गया है। तो इसे भी साथ साथ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है, बताइएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 56(1) का ए जो है ना, इसको ध्यान रखिएगा, 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित स्व हस्ताक्षर युक्त पत्र के जरिए अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अच्छा, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची देखिएगा, यहाँ पर देखिए 92वां संशोधन अधिनियम 92 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया। अच्छा, वर्तमान में 22 भाषा हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न पूछा भी गया था 16 जुलाई 2025 के पेपर में बिहार पुलिस के वैशाली में, ठीक है ना, कि 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ पर है, किस अनुसूची में है? तो ये 8वीं अनुसूची में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जैविक आवर्धन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिएगा, इसके अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है, ठीक है ना। तो यह आपका गलत दिया गया है। देखिए, जैविक आवर्धन यानी कि बायो मैग्निफिकेशन का अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर देखने को मिलता है, निचले स्तर पर नहीं, शीर्ष स्तर पर देखने को मिलता है। तो यही जो है कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी कथन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्वनि के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है। देखिए, ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो देखिए, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। देखिए, यही स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है। आपको पता है कि तापमान के बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है, तो ये समान नहीं रहेगी, इसमें चेंजिंग होगा। तो ऑप्शन बी असत्य दिया गया है। बाकी देखिए, एक औसत मानव की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज है, बिल्कुल, और इसी को श्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है, ठीक है। बाकी देखिए, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, बिल्कुल, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उप उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। बताइएगा, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उप उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, तेल शोधन कारखानों में कच्चे पेट्रोलियम का शोधन करके उसे प्रभाजी आसवन के द्वारा उपयोगी उप उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण है, प्रभाजी आसवन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए, निम्नांकित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना हुआ है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कल प्रश्न पूछा गया था 16 जुलाई के दिन कि ब्लू माउंटेन रेंज जो है ये किस राज्य में है? ब्लू माउंटेन, तो फ्रेंड्स मिजोरम में है, ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रश्न जो है ऐसा पूछा गया था जो आसान था, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बहुत ही हार्ड थे, ठीक है ना। तो कुछ करंट के क्वेश्चन पुराने पूछे गए जा रहे हैं, तो घबराना नहीं है, कहीं ना कहीं वो इस समय चर्चा में रहे होंगे, इसलिए पूछा गया होगा, ठीक है। अच्छा, पूछा गया था कि मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। ये सब प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इसमें से पूछा गया केवल एक ही तत्व से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये इसमें से एक ही तत्व से जो बना हुआ है ये आपका हीरा हो जाएगा। ये कार्बन का अपरूप है, ठीक है ना, कार्बन से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व की अगर बात करते हैं तो इसमें से सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन है सबसे प्रचुर तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये सब आप याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन यानी कि उभयचर नहीं है? उभयचर इसमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। बताइए, उभयचर इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, इसमें से सैलमेंडर है, मेढक है, टोड है। कछुआ जो है ये उभयचर नहीं है, ठीक है ना, कछुआ जो है ये उभयचर नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये रेप्टाइल में आता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होती है? कौन सी बीमारी इसमें से जीवाणु से होती है? तो देखिएगा, यहाँ पर चेचक जो होता है ये वायरस से होता है,
ठीक है ना। रेबीज भी वायरस से होता है। क्षय जो होता है यानी कि टीबी जो होता है ना, टीबी, यह आपका जीवाणु से होता है। और देखिए टीबी के इलाज के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, तो बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, नाली को साफ करने के लिए। तो देखिएगा नाली और मोरियों को साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक रसायन का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर की वृद्धि के आकलन के लिए, यहाँ खाली स्थान दिया गया, नामक एक नई तकनीक विकसित की है। तो इस तकनीक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कौन सी तकनीक विकसित किया है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण, प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है, घाव भरने में सहायता करने वाला विटामिन। तो फ्रेंड्स ये विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। ठीक है ना। और कुछ हद तक विटामिन ई भी सहयोग करता है। विटामिन ए जो होता है ना, विटामिन ई, यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये आपका जो बांझपन होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन के होता है। उसके बाद देखिएगा कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है, अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु। तो फ्रेंड्स देखिए जेनेटिक कोड के संग्रह के लिए, अनुवांशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोड के संग्रह के लिए जो उत्तरदायी, जो रेस्पॉन्सिबल अणु है, ये आपका डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि 5 रुपये की प्रीमियम पर 50 शेयरों को, मैथ का क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 750 रुपया। सब लोग अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा। देखिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 2, 6 और 12 से विभाज्य है। तो इसके लिए आप इसका लॉसा निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, किसका, 4, 8, 2, 6 और 12 का लॉसा निकाल लीजिएगा। लॉसा आएगा आपका 24। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका 24। चलिए उसके बाद देखिए 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 5:4 में। ठीक है। उसके बाद देखिए 33 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका आएगा 37.5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून का कारण क्या है, मानसून का कारण बताइए। तो मानसून का कारण क्या है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो देखिएगा हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। ठीक है ना, हवाओं का जो है मौसमी उत्क्रमण। भारत मानसूनी जलवायु वाला देश है, इसको आप ध्यान रखना आपको। ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सिखवाद यानी कि सिखिज्म का परिवर्तन कब हुआ था, इसका परिवर्तन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। और देखिए इनका जन्म 1469 में हुआ था। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं सिख धर्म का परिवर्तन तो ये 15वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि द लैंड ऑफ गोल्ड, स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य कौन सा है, अफ्रीकी देश कौन सा है, द लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से। तो लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है घाना को, घाना को जाना जाता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, घाना को जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका घाना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम बताइएगा। तो फ्रेंड्स एक यह वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों की निजी उद्यमी को भी ऋण उपलब्ध कराता है। और देखिए इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। और ये जो है पूछा जा रहा है कि किसका जो है संबंधित है किससे, तो ये IBRD से संबंधित है। ठीक है ना, अर्थात पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है, अहिंसा का चरम स्वरूप किस धर्म में सर्वाधिक जो है पालन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है जैन धर्म में। जैन धर्म में फसल को काटना भी हिंसा बताया गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखना आपको, ये सब प्रश्न बन सकते हैं। तो जैन धर्म राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, बताइए। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो फ्रेंड्स ये था आपका हर्षवर्धन। ठीक है ना, हर्षवर्धन हो जाएगा, हर्षवर्धन। ठीक है।
देखिए ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किस एक्ट के द्वारा किया था? तो देखिए ये किया गया था आपका कौन सा, तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1917 ईस्वी की घोषणा, ठीक है ना। तो देखिए भारत में जो है जो भारत सचिव था मॉन्टेग्यू, इसने अगस्त 1917 में यह घोषणा किया कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसी घोषणा के परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग आंदोलन वापस लिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है ये हम्पी है, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर है। कर्नाटक में हम्पी पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए तुंगभद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि ग्रीनविच समय जो है मध्याह्न 12 बजे हैं तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा, बताइए। तो देखिए 4 मिनट का अंतर होता है 1 डिग्री देशांतर में, तो 50 डिग्री गुना 4 कर दीजिएगा तो 200 मिनट हो जाएगा। 200 मिनट को आप घंटा में बदलिए तो आपका हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है ना। तो ये 3 घंटा 20 मिनट, तो 12 बजा हुआ है तो 12 और 3 घंटा जोड़ेंगे तो 3:20 हो जाएगा शाम को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति, ठीक है ना, बताइए। इसको बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है और यह मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, ठीक है, श्रवणबेलगोला में है, तो कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। गीतांजलि 1912 में जो है ना, आपको याद होगा गीतांजलि जो है इसका अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था और अंग्रेजी अनुवाद पर इन्होंने ब्रिटिश साहित्यकार इट्स को 1912 में भेजा था और 1913 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इस प्रकार से ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने थे रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद देखिए चीनी यात्री हेनस्वांग ने भारत का भ्रमण किया था। हेनस्वांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था, फाहियान आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सौरमंडल की खोज किसने किया था। सौरमंडल की खोज किसने किया था, तो फ्रेंड्स कोपरनिकस ने किया था, कोपरनिकस ने किया था, ठीक है। और इन्होंने ही दर्शाया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, तो इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है, जो कि कोपरनिकस ने दिया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कोपरनिकस हो जाएगा। निम्नलिखित किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा, तो देखिए भूमध्य रेखा जो है ना ये गुजरती है इसमें से कौन से देश के समूह से, तो ध्यान रखना आपको, ये गुजरती है कोलंबिया, कीनिया तथा इंडोनेशिया से, ठीक है, इंडोनेशिया से होकर के गुजरती है। देखिए कोलंबिया, कीनिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, ठीक है, याद रखिएगा इक्वाडोर, ब्राज़ील। उसके बाद याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बता देता हूँ, मालदीव याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया। किस अधिनियम के द्वारा, तो देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, ठीक है ना। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी और इस अधिनियम के द्वारा भारत की गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था और लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना था। तो यहाँ पर देखिए 1858 का। उसके बाद देखिएगा कि बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है। तो देखिए बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सटते हैं, तो याद रखिएगा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं। मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से मिलती है, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर मणिपुर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोकलेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। लोकलेखा समिति, तो देखिए लोकलेखा समिति संसद के आर्थिक मामलों की एक समिति है और देखिए यह एक अस्थायी समिति है। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, यानी कि इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका अध्यक्ष लोकसभा का मुख्य जो विपक्षी दल का कोई सदस्य होता है, क्लियर। और देखिए ये अपना समीक्षा रिपोर्ट जो है ना लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से संसद का अंग है कौन सा है। तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद बना हुआ है। उसके बाद देखिएगा कि जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी। सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना घटी थी।
चलिए पूरा देख लीजिएगा, पूरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बताइएगा कौन सी घटना इसमें से पहली घटी थी। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मार्कोनी ने प्रथम बार बेतार सिग्नल भेजा था, ठीक है ना, रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, और 1896 में इन्होंने जो है वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किया था, 1896 में। तो सबसे पहली घटना यही घटी थी। आइंस्टीन को समान अपेक्षा के लिए जो है जो है आपका अपेक्षता का सिद्धांत दिया था 1915 में। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था 1900 ईस्वी में, ठीक है। और मैडम क्यूरी को रेडियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसमें पहली घटना ये वाली है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम क्या था। देखिए पूर्व नाम इसका क्या था, तो पूर्व नाम इसका GATT था, ठीक है ना, GATT, ध्यान रखना आपको। और बाद में 1 जनवरी 1995 को इसी गैट के स्थान पर 1995 में WTO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जेनेवा में हेडक्वार्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के झींगा मछली का आयात सबसे अधिक करता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपको चाइना को किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था। तो फ्रेंड्स ये प्रधान जो था ना, ये मीर बख्शी कहा जाता था, ठीक है ना। सैन्य विभाग का प्रधान जो था ये मीर बख्शी कहलाता था, ठीक है, मीर बख्शी कहलाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दीवान वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता था। उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। तो राज्यसभा के लिए पूछा गया है, तो ये आपका 30 वर्ष होगा, ठीक है ना, 30 वर्ष होता है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो यहाँ पर 30 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था। वंदे मातरम गीत की रचना, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी। तो फ्रेंड्स ये घटना है कब की, 10 मई 1857 की, ठीक है, 10 मई 1857, ध्यान रखिएगा, मेरठ से हुई थी, और इसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। उसके बाद देखिए पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है। पंडित रविशंकर, तो पंडित रविशंकर जो हैं ये प्रसिद्ध सितार वादक रहे हैं, सितार वादक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा शहनाई वादक पूछेगा तो बिस्मिल्लाह खान, तबला वादक पूछेगा तो अल्लाह रखा खान, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। सतलज, चिनाब और रावी जो हैं ये सिंधु की सहायक नदी हैं, सिंधु की सहायक नदी है, याद रखिएगा, सिंधु की सहायक नदी। अच्छा सिंधु जल समझौता अभी रिसेंटली भारत ने रद्द किया था, ये 1960 में हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता। उसके बाद देखिएगा कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में था, जिसको कि हटा लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वेज नौ परिवहन नहर, देखिए भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है ना, लाल सागर से जोड़ता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लाल सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 21 में जो महाभियोग है उसके द्वारा हटाया जाता है, और महाभियोग संसद में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को जो है कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है ना, गुप्त वंश का जो चंद्रगुप्त प्रथम था इसी ने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त था, जिसको कि कविराज की उपाधि दिया गया था। यह प्रश्न 16 जुलाई को पूछा भी गया था कि कविराज की उपाधि किसने धारण किया था, समुद्रगुप्त ने, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर आपका इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको बांकीपुर जेल भेजा गया था और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग भेजा गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो फ्रेंड्स ये बलदेव सहाय ने दिया था, ठीक है ना। किसने दिया था? बलदेव सहाय ने दिया था, ध्यान रखिएगा, बलदेव सहाय ने दिया था। चलिए तो बलदेव सहाय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है? नहीं पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव नहीं होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। इनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विधानसभा के सदस्य। उसके बाद देखिएगा कि सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, इसका उद्गम स्थल है, बताइए। तो देखिएगा बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन कनाल है और पूर्वी सोन कनाल वारुण नामक स्थान से सोन नदी से निकलती है और पटना के निकट या गंगा में मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा वारुण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखिए संचारण है, बाकी पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन, ठीक है ना, ये सब आपके आवश्यक हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। तो प्रकाश का जो आपका तरंग सिद्धांत है, बताइए, वेव थ्योरी, तो ये हाइजेंस के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए हाइजेंस राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए प्रकाश का जो आपका कनिका सिद्धांत था, इसका प्रतिपादन किया था न्यूटन ने, जबकि तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया था। उसके बाद देखिए प्रकाश की, यहाँ पर देखिएगा कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो देखिएगा राइट आंसर होगा जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उसकी चाल उतनी ही कम होगी, न्यूनतम पूछा गया है। उसके बाद देखिए जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन, देखिए 0 डिग्री से 4 डिग्री तक पानी का आयतन घटता है, इसके पश्चात ये बढ़ता है। तो ये आपका बढ़ता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 1 मिनट रुक जाइए, पहले कमता है बाद में बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। चलिए उसके बाद देखिए तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक, तो फ्रेंड्स ये तांबा धातु की छड़ होता है, तांबा धातु का। तो यहाँ पर देखिए तांबा से, यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है विटामिन सी, तो मैंने बताया था विटामिन सी से स्कर्वी होगा, विटामिन डी से आपका क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा, विटामिन बी से बेरी और विटामिन ए से रतौंधी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण ग्रीन फिल्म परीक्षण देता है? ग्रीन फिल्म यानी कि हरा फिल्म, बताइए। तो फ्रेंड्स यह आपका ग्रीन फिल्म देगा आपका BaCl2, ठीक है ना, BaCl2। ऑरेंज फिल्म देगा आपका CaCl2 ऑरेंज फिल्म। येलो फिल्म देगा NaCl2, ये ऑरेंज फिल्म देगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और ZnCl2 जो है ना ये ब्लू और ग्रीन, ठीक है ना, ये ब्लू और पेल ग्रीन ये दोनों देता है। उसके बाद देखिएगा कि माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। माइकोप्लाज्मा क्योंकि यह टेट्रासाइक्लिन पर संवेदनशील है। तो यहाँ पर देखिए टेट्रासाइक्लिन पर। अच्छा, सापेक्ष परागकण उत्पन्न होते हैं। सापेक्ष परागकण, तो सापेक्ष परागकण पाइनस में उत्पन्न होते हैं, पाइनस में, ठीक है ना, पाइनस में उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका पाइनस हो जाएगा। आलू का अग्र शीर्षण यानी कि अर्ली ब्लाइट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आलू का जो है अर्ली ब्राइट। तो फ्रेंड्स देखिए आलू में जो होता है अल्टरनेरिया, ये सोलानी एक कवक होता है, उसी के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आप राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्टरनेरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है, ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा
कि अरब सागर में जो नदी गिरती है ये कौन सी नदी है। तो देखिए अरब सागर में इसमें से आपका नर्मदा गिरेगी, बाकी ये सब है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अरब सागर में नर्मदा ताप्ती गिरती हैं, ठीक है। चलिए फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक जो है फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस पैमाने के किस ताप पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। 5 गुना पूछा जा रहा है, 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो देखिए ये 5 गुना कब होगा, तो ये आपका हो जाएगा इसमें से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर होगा, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, ठीक है। देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा C/100 फ़ारेनहाइट से आपका सेंटीग्रेड में चेंज करने का, तो F-32/180। तो फ़ारेनहाइट पर 5 गुना है तो यहाँ पर 5x मान लीजिए और इसको C को x मान लीजिए। अब यहाँ पर सॉल्व करिएगा ना तो आप आसानी से यहाँ पर x 10 डिग्री निकल के आ जाएगा, ये x, ठीक है ना, सेंटीग्रेड में। चलिए उसके बाद देखिए यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा कि यह √2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, √2 गुना हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है। एक्सरे का प्रयोग, तो देखिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है विकृतिजन्य बीमारी के लिए, ठीक है ना, एक्सरे का। उसके बाद देखिएगा कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित ताप कौन सा है, बताइए। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान कौन सा है। तो फ्रेंड्स वो तापमान है आपका -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न के द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, तो ये करता है विकिरण के द्वारा। अच्छा देखिए कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, तो 90% से अधिक कुकिंग गैस में होगा आपका ब्यूटेन, ठीक है ना, ब्यूटेन होता है कुकिंग गैस में। देखिए किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल है, ठीक है ना, लैक्टिक अम्ल से होता है। चलिए लैक्टिक अम्ल यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। उसने पत्र लिखा, बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने पत्र लिखा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें बताना है कि जो उसने पर रेखांकित किया गया है ना, उसने पर, वहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया। राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है। तो देखिए ग्रीन इंडिया का विलय किया गया है आपका किसके साथ, बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया गया है मनरेगा के साथ, ठीक है ना, मनरेगा के साथ कर दिया गया है। उसके बाद देखिए नेपोलियन संहिता 1804 का विषय क्या है। नेपोलियन कोड 1804 में लागू हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, और इसका विषय है कानून में समानता, कानून में समानता। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन इसमें से देखिएगा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कोका कोला जो पेय है उसमें नमक डालने से गैस का निकलना, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, 1190 रुपया हो जाएगा। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। नगर निगम का अध्यक्ष, तो फ्रेंड्स देखिए नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है ये महापौर होता है। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, द ट्रेन इज, खाली इसने दिएगा आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ, बताइएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा द ट्रेन इज पुल्ड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, पुल्ड, ठीक है ना, PULLED, पुल्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसेटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, बताइए। देखिए इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसेटिक एसिड से, ठीक है ना, एसेटिक एसिड क्या है CH3COOH, ठीक है ना, और इथाइल अल्कोहल क्या है C2H5OH, ठीक है ना। तो इससे अभिक्रिया कर रहा है किसके, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये क्या बनाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इथाइल इथेनॉएट बनाएगा ये, ठीक है ना, इथाइल इथेनॉएट बनाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है, मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आपका राइट आंसर 7 आ जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी, बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1993 में बनी थी। कब बनी थी,
तो 1993 में बनी थी। चलिए अगला प्रश्न करिएगा कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके। तो लोहे पर कलई के लिए जो है आपको पता है कि लोहे का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, ठीक है ना, और इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अपना स्कोर आप लोग बताइएगा। देखिए जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर के किस गुट का निर्माण किया था। तो फ्रेंड्स ये गुट था आपका धुरी शक्ति। ठीक है, अपने स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको।